Hello students, welcome all of you to my YouTube channel Physics Quantum Classes। इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 7 सर्कुलर मोशन का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 6 to 10 का कंप्लीट सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो इस चैप्टर का वीडियो नंबर 2 है। इन दिस फिजिक्स लाइव क्लास वी विल सॉल्व एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 6 to 10 of chapter 7 circular motion of Dr. S. C. Verma book Concepts of Physics Part 1 for class 11 physics. This video will also be helpful for IIT JEE and NEET entrances. First of all, problem number 6. We have to solve problem number 6. Problem 6 is a park has a radius of 10 meter. If a vehicle goes around it at an average speed of 18 km per hour, what should be the proper angle of banking? एक पार्क का रेडियस 10 मीटर है एंड पार्क सर्कुलर है। उस सर्कुलर पार्क से होकर कोई मोटर व्हीकल 18 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से, औसत चाल से गुजरती है, तो उस सर्कुलर पार्क का प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग कितना होगा, उचित ढाल कोण कितना होगा, यह मालूम करना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। दैट इज प्रॉब्लम नंबर 6 ऑफ चैप्टर 7 सर्कुलर मोशन of the book Concept of Physics Part 1 written by Dr. S. C. Verma. Given data in this problem, radius of the park, say a small r, symbol of radius, I have taken a small r, 10 meter, average speed of the vehicle V equal to 18 kilometer per hour. 18 kilometer per hour, that is 18 multiplied by 5 by 18 meter per second. 1 kilometer per hour is equal to 5 by 18 meter per second. 1 kilometer per hour का वैल्यू 5 upon 18 meter per second. 18 डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ में प्रेजेंट है, कैंसिल हो गया। तो एवरेज स्पीड ऑफ ए व्हीकल passing through the park is 5 meter per second. Now using the formula tan theta is equal to v square by rg, tan theta is equal to v square by rg फॉर्मूला का यूज करने पर प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग सर्कुलर पार्क का मालूम हो जाएगा। कितना ढाल कोण है वह मालूम हो जाएगा। पार्क की सड़क का या पार्क का सर्कुलर पार्क का कितना स्लोप है वह मालूम हो जाएगा। तो यूजिंग द फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, v इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द पार्क इज, सर्कुलर पार्क इज 10 मीटर मल्टीप्लाइड बाई टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यहाँ सपोज किया गया। सो इट इज 25 5 स्क्वायर, न्यूमरेटर में 25, डिनोमिनेटर में 10 इंटू 10 100, 25 बाई 100 दैट इज 1/4। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1/4, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/4 और tan इनवर्स 1/4 0.25, सो tan इनवर्स 0.25 भी हो सकता है, लेकिन बुक में जो आंसर है वह tan इनवर्स 1/4 है। प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ द पार्क, प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर एंगल ऑफ बैंकिंग, प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ द पार्क, पार्क का उचित जो ढाल कोण है वह कितना है
स्लोप थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/4 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल से जो प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग है वह कितना है, tan इनवर्स 1/4। तो जो व्हीकल पाथ से होकर पास करेगा 10 मीटर के रेडियस से, वह वर्टिकल से इनवर्ड tan इनवर्स 1/4 एंगल से बेंड कर जाएगा। जितना एंगल ऑफ बैंकिंग है उतना ही व्हीकल बेंड करेगा वर्टिकल से। तो यह प्रॉब्लम 6 का सॉल्यूशन हो गया। अब प्रॉब्लम 7, of chapter 7 circular motion, book concepts of physics, part 1 is, if the rod of the previous problem, that is problem 6, is horizontal, that is no banking, what should be the minimum friction coefficient so that a scooter going at 18 km per hour has 18 km per hour does not skid? प्रॉब्लम 7 है प्रॉब्लम 6 से रिलेटेड कि अगर प्रीवियस प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम 6 में पार्क का रोड, उसमें क्या था, स्लोप था, ढाल था, लेकिन अगर यह रोड मतलब पार्क का रोड प्रॉब्लम 6 का अगर हॉरिजॉन्टल हो तो कितना मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा जिससे कि कोई व्हीकल 18 किलोमीटर पर आवर, जो कि एवरेज स्पीड था प्रॉब्लम 6 में, उतने ही स्पीड से सेफली निगोशिएट कर जाए, स्कीड ना हो। तो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू मालूम करना है, एंड रोड क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो इस प्रॉब्लम में हमें म्यू का वैल्यू मालूम करना है। स्पीड तो ही है v इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। We know that in case of a horizontal or plane curved road, the frictional force acting between the road and the tires of a vehicle provides centripetal force to that vehicle to pass through the curved horizontal road. हम जानते हैं कि जब सड़क का रोड हॉरिजॉन्टल होता है, उसमें बैंकिंग नहीं होती है, ढाल नहीं होती है, स्लोप नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में सड़क एवं टायर के बीच, सड़क एवं व्हीकल मोटर गाड़ी का टायर के बीच क्रियाशील एक्ट होने वाला घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स ही उस व्हीकल को कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड पर वृत्तीय क्षैतिज सड़क पर गुजरने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स mv² प्रोवाइड करता है। तो उसी चीज का यहाँ यूज करना है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, से स्मॉल f इक्वल टू म्यू इनटू n होता है फ्रिक्शनल फोर्स, एंड नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल रोड पर, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पर पास होने वाला व्हीकल का वेट डाउनवर्ड काम करता है, एंड रोड का नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड काम करता है। तो वेट मोटर व्हीकल का वेट कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड पर मोटर व्हीकल का वेट रोड का नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा बैलेंस हो जाता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द रोड एंड द टायर्स ऑफ ए व्हीकल इज F इक्वल्स टू म्यू इनटू n, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, एंड n इक्वल टू mg, एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स टू द व्हीकल पासिंग थ्रू दैट कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। सो म्यू mg, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg इक्वल टू mv²/r, दोनों को बराबर करना होगा। फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल सड़क एवं व्हीकल का टायर्स के बीच में म्यू mg, एंड यही फ्रिक्शनल फोर्स, यह घर्षण बल जो मोटर गाड़ी का टायर्स एवं रोड के बीच में, कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड के बीच एक्ट करेगा, क्रियाशील होगा, वह उस मोटर व्हीकल को हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पर क्षैतिज वृत्तीय सड़क पर पास करने के लिए, गुजरने के लिए अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r प्रोवाइड करता है। देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, देयरफॉर m से m कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड में, m विल कैंसिल आउट, देयरफॉर वी हैव
we have to find mu. Therefore mu equals to minimum value of coefficient of friction. So mu is equal to v square upon rg. V is equal to 18 kilometer per hour, that is 5 meter per second square, that is 5 square upon radius is radius of the path. In problem 6, this problem is related to problem 6 या problem 6 से ही related है. रेडियस दिया हुआ है पार्क के सड़क का, मैंने पार्क के रूट का रेडियस कितना है 10 मीटर है. तो यहाँ पर हम r की जगह 10 पुट करेंगे एंड g का वैल्यू भी 10 पुट करेंगे. इट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 अपॉन 10 इंटू 10, डिनोमिनेटर में 10 इंटू 10 100, दैट इज 0.25. डायरेक्ट इसका आंसर हो गया 0.25. तो हम जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, 1 से स्मॉलर होता है. यहाँ पर 25/100 दैट इज 0.25. कोफिशिएंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड दैट इज कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल. तो प्रॉब्लम 7 का भी आंसर मालूम हो गया. कोफिशिएंट मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25/100, that is 0.25. Now we have to solve problem number 8 of chapter 7, circular motion. Problem 7 problem 8 से ही रिलेटेड था, लेकिन problem 6 में problem 7 problem 6 से ही रिलेटेड था, लेकिन problem 6 में पार्क का सड़क मैंने पार्क जो है वह सर्कुलर है. तो उसमें कोई स्लोप, उसमें क्या था, स्लोप था. जो सर्कुलर पार्क था वह बैंक था. एंड प्रॉब्लम 7 में यदि उस सर्कुलर पार्क को हॉरिजॉन्टल माना जाए, मतलब उसमें कोई बैंकिंग नहीं है, कोई स्लोप नहीं है, कोई ढाल नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो मोटर व्हीकल 18 किलोमीटर पर आवर से उस पार्क से गुजरती है, तो उसका उसके लिए उस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पार्क दैट इज रोड एंड व्हीकल का टायर्स के बीच में मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू मालूम करना था, जो 0.25 हमने मालूम किया. अभी भी बोर्ड पर है, आसानी से आप लोग नोट कर सकते हैं. नाउ प्रॉब्लम 8 ऑफ दिस चैप्टर इज a circular road of radius 50 meter has the angle of banking equal to 30 degree. At what speed should a vehicle go on this road so that the friction is not used? So that the friction is not used. यहाँ पर भी वही बात है. यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम 6 जैसा यहाँ फ्रिक्शन का यूज नहीं होना है. एक सर्कुलर कर्व रोड है जिसका रेडियस कितना है 50 मीटर है, और एंगल ऑफ बैंकिंग उसमें स्लोप है, मतलब रोड में, सर्कुलर रोड में स्लोप है, मतलब प्रॉब्लम 6 जैसा, जो इक्वल है कितने 30 डिग्री के. तो किसी व्हीकल का कितना स्पीड होना चाहिए इस रोड पर, उस कर्व बैंक रोड पर, ढाल वाले वृत्तीय रोड पर, जिससे कि वहां पर फ्रिक्शन यूज ना हो. इस प्रॉब्लम में रेडियस प्रॉब्लम 8 है. तो प्रॉब्लम 8 में रेडियस ऑफ द सर्कुलर बैंक रोड सर्कुलर रोड है यहाँ ढाल वाला, तो सर्कुलर बैंक रोड इसे कहा जाता है. तो उसका जो डाटा है इस प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम 8 का, तो रेडियस ऑफ द कर्व रोड इज 50 मीटर रेडियस है. एंड एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा इक्वल टू कितना है, उस रोड का, उस सर्कुलर रोड का जो स्लोप है, ढाल है, वह कितना है, ढाल कोण, प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग 30 डिग्री है. तो किसी व्हीकल का जो उस रोड से, कर्व सर्कुलर बैंक रोड से पास करेगा, तो कितना स्पीड होना चाहिए, स्पीड मालूम करना है, v इक्वल टू वाट, जिससे कि उस व्हीकल का टायर्स एंड कर्व रोड के बीच में, कर्व बैंक रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स यूज ना हो, माने फ्रिक्शन को इग्नोर किया जा सके, घर्षण बल को
घर्षण बल तो एक होगा ही, क्रियाशील होगा ही। बैंक कर्व रोड से भी कोई व्हीकल जब पास करेगा तो ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स पर डिपेंडेंसी नहीं रह जाएगी। जब सड़क में रोड में ढाल हो जाएगा, बैंकिंग होंगी, स्लोप होगा, तो उस सिचुएशन में फ्रिक्शनल फोर्स पर डिपेंडेंसी नहीं रह जाएगी। तो कितना स्पीड होना चाहिए उस व्हीकल का, जिससे कि जो व्हीकल कर्व बैंक रोड से पास करेगा तो उसके लिए व्हीकल का टायर्स एंड रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स की डिपेंडेंसी नहीं रह जाएगी। तो वह स्पीड के लिए फॉर्मूला भी मालूम करना है। तो वी नो द फॉर्मूला फॉर ए कर्व बैंक रोड, maximum speed of a vehicle passing through a curved bank road is v equal to root under rg tan theta. So using that formula, using the formula v equals to root under rg tan theta. The radius of the curved bank road is 50 meter. रेडियस दिया हुआ है कर्व बैंक रोड का, इसमें प्रॉब्लम है 50 मीटर है। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज किया जाए, मल्टीप्लाइड बाई tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज 1 बाई रूट 3, 50 into 10 दैट इज 500। सो वी हैव नाउ रूट अंडर 50 into 10 500 मल्टीप्लाइड बाई tan 30 1 बाई रूट 3 and root 3 is 1.73. So it is root under 500 multiplied by 500 multiplied by 1 by root 3 है, तो 500 divided by root 3 का वैल्यू 500 multiplied by 1 by root 3 that is 500 by root 3 and root 3 का वैल्यू we know root under 500 upon 1.73 that is root under 500 upon 173 multiplied by न्यूमरेटर में 100 हो जाएगा। 1.73 है, 2 प्लेस पर डिसिमल है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट होगा कितना, 10 होगा। तो अब इसका आंसर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। And therefore v equals to root under 500 by 173, तो ये नियरली 3 होगा। 173 से 500 में डिवाइड करेंगे तो नियरली 3 से थोड़ा कम होगा, लेकिन नियरली 3 उसको सपोज करते हैं। तो ये क्या हो गया, 500 by 173 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर 100, रूट 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 10 हो गया, दैट इज 10 रूट 3 500 बाई 173 को हमने रफली 3 लिखा, इट इज रूट 3, रूट के अंदर है 500 बाई 173, सो इट इज रूट 3 एंड 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया, दैट इज 10 रूट 3 एंड 10 रूट 3 का वैल्यू कितना होता है, रूट 3 का वैल्यू 1.73, दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.73 दैट इज 17.3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज अप्रॉक्स 17 मीटर पर सेकेंड आंसर। सो स्पीड ऑफ द व्हीकल v equal to 17 meter per second on the curved bank road, so that frictional force between the road and the tires of the vehicles, tires of the vehicle will not be used। तो यह वह स्पीड होगा व्हीकल का जिससे व्हीकल जब कर्व बैंक रोड से होकर पास करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत नहीं होगी, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को अवॉइड किया जा सकता है। जब इतने वेलोसिटी से नियरली 17 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से कोई व्हीकल कर्व बैंक रोड पर पास करेगा तो इस प्रॉब्लम को भी का सॉल्यूशन को भी आप लोग नोट कर लें। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 9 को सॉल्व करना है। तो
Problem 9 is in the Bohr model of hydrogen atom, the electron is treated as a particle going in a circle with the center at the proton. The proton itself is assumed to be fixed in an inertial frame. The centripetal force is provided by the Coulomb attraction force between proton and the revolving electron. In the ground state, the electron goes around the proton in a circle of radius 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. Find the speed of the electron in the ground state. Mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, and charge on an electron, charge of the electron is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉम. हाइड्रोजन एटम के बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के मतलब प्रोटॉन जो सेंटर पर होता है न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं? एक प्रोटॉन होते हैं एंड एक इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अबाउट रिवॉल्व करता है. तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है फर्स्ट बोर ऑर्बिट में, जो कि न्यूक्लियस के नियरेस्ट होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर स्थित होता है, उसका जो नियरेस्ट ऑर्बिट है सर्कुलर ऑर्बिट, उसको बोर सर्कुलर ऑर्बिट कहा जाता है. तो उसका रेडियस दिया है प्रॉब्लम में 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर. तो इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड, इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर में है. तो प्रोटॉन के द्वारा प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है टुवार्ड्स द प्रोटॉन टुवार्ड्स द न्यूक्लियस, वह प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को सर्किल में घूमने के लिए, फर्स्ट बोर ऑर्बिट में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स. तो उस इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना होगा फर्स्ट बोर ऑर्बिट में, वह मालूम करना है, भी मालूम करना है. तो इन दिस प्रॉब्लम डाटा गिवन डाटा इज रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट आर स्मॉल आर. हालांकि स्मॉल आर का सिंबल क्या होता है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट को A0 स्मॉल A0 सिंबल से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसका A0 जो फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस है उसको R से डिनोट करते हैं. और यह वैल्यू दिया है हाइड्रोजन एटम, बोर मॉडल का हाइड्रोजन एटम के केस में फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर. इलेक्ट्रॉन की 40 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की चाल मालूम करनी है, स्पीड मालूम करनी है, तो भी मालूम करना है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी मालूम करना है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन भी मालूम है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम. हालांकि यह चार्ज नेगेटिव होता है. तो स्पीड मालूम करना है इलेक्ट्रॉन का, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अबाउट. न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम एक ही प्रेजेंट होता है, उसके अबाउट. एंड प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है. तो यहाँ पर सेंट्री प्रॉब्लम में भी है, सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए फर्स्ट बोर ऑर्बिट में प्रोवाइड करता है कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between the proton and the revolving electron, and it takes towards the nucleus, that is towards the proton which lies inside the nucleus, that is at the center of the circular orbit. So we have electrostatic force, in this case electrostatic force between the positively charged proton and the negatively charged revolving electron, that is electrostatic force Fe provides centripetal force Fc, that is
Fe equal to Fc. Fe is the electrostatic force acting between the nucleus, positively charged nucleus or positively charged proton and the revolving negatively charged electron. Fe क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्थिर विद्युतीय आकर्षण बल है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन जो कि सेंटर पर है, न्यूक्लियस पर है, न्यूक्लियस के अंदर है, एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि प्रोटॉन की ओर काम करेगा, मतलब सेंटर की ओर काम करेगा, न्यूक्लियस की ओर काम करेगा, इलेक्ट्रॉन पर, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe है। एंड वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट बोर ऑर्बिट में, जिसका रेडियस r इक्वल्स टू A0 इक्वल्स टू 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को उस सर्कुलर ऑर्बिट में, फर्स्ट बोर ऑर्बिट में घूमने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसे Fc सिंबल से डिनोट किया गया है। एंड F इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय कूलॉम्स लॉ। इट इज K मल्टीप्लाइड बाय Q इंटू Q, दैट इज E स्क्वायर स्मॉल e स्क्वायर, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? प्लस ई, इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज माइनस ई, दोनों का मॉड होता है। कूलॉम्स लॉ इज F इक्वल टू K इंटू मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो प्रोटॉन के चार्ज का मॉड कितना? प्लस ई होता है, तो प्लस ई का मॉड ई हो गया। इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज माइनस ई होता है, उसका भी मॉड ई हो गया, स्मॉल ई, तो ई इंटू ई स्क्वायर। K कूलॉम्स कांस्टेंट है अपॉन डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R इज द डिस्टेंस बिटवीन द proton and that is proton and revolving electron, that is distance between the nucleus and the revolving electron. So this distance is K E square upon R square from Coulomb's law in electrostatics, and Fc is centripetal force mv square upon R. हमें स्पीड मालूम करना है, v का वैल्यू मालूम करना है। दोनों साइड में, बोथ साइड्स में, डिनोमिनेटर में R RHS के डिनोमिनेटर में R है, LHS के डिनोमिनेटर में R स्क्वायर है, तो एक पावर कैंसिल होकर के केवल R बचेगा LHS में। देयरफॉर LHS के डिनोमिनेटर में देयरफॉर V स्क्वायर और V स्क्वायर को एलिमिनेट किया जाए, एलिमिनेटिंग V स्क्वायर फ्रॉम दिस रिलेशन, V स्क्वायर इक्वल्स टू K इंटू E स्क्वायर अपॉन स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई R। देयरफॉर स्पीड ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट में, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट बोर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाला, परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन की चाल, स्पीड ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन V इक्वल्स टू रूट अंडर, फॉर्मूला हो जाएगा V के लिए, स्पीड के लिए V इक्वल्स टू, देयरफॉर V इक्वल्स टू रूट अंडर K मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल e स्क्वायर अपॉन स्मॉल m इंटू स्मॉल r। K का वैल्यू, कूलॉम्ब कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल e का वैल्यू, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज एंड प्रोटॉन दोनों का जो मॉड होता है उसका वैल्यू, स्मॉल e का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होल स्क्वायर अपॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन, it is given in the problem 9.1 into 10 to the power minus 31, 9.1 into 10 to the power minus 31 multiplied by radius फर्स्ट बोर ऑर्बिट, रेडियस कितना है? मतलब प्रोटॉन और न्यूक्लियस, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर में है, सेंटर पर हाइड्रोजन एटम में, तो प्रोटॉन दैट इज न्यूक्लियस एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट बोर ऑर्बिट में है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 5.3 into 10 to the power minus 11, 5.3 into 10 to the power minus 11 मीटर। अब फर्दर कैलकुलेशन करें, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, पावर का कैंसिलेशन करना होगा, तो कुल मिला के पावर जो है डिनोमिनेटर में -31, -11 डिनोमिनेटर में है, तो -42, ऊपर में है न्यूमरेटर में 10 to the power 9 एंड 10 to the power -19 का स्क्वायर, दैट इज 10 to the power -38 इंटू 10 to the power 9, -38 इंटू 10 to the power -38, 10 to the power -38 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 9, दैट इज 10 to the power -29, नीचे में 10 to the power -42, तो कैंसिलेशन के बाद -29 से -42 कैंसिल होकर के -30 नीचे बचेगा, एंड
1.6 इंटू 1.6 का स्क्वायर तो 2.56 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 9, तो 2.56 मल्टीप्लाइड बाई 9 दैट इज 23.04। तो न्यूमरेटर में 23.04 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना 9.1 इंटू 9.1 इंटू 5.3, 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 5.3। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद इसका वैल्यू कितना होगा 48.23 एंड पावर तो हमने बताया जैसा कि कैंसिलेशन के बाद जो डिनोमिनेटर में पावर कितना बचेगा 10 टू द पावर -13 डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर ज़्यादा है, यह न्यूमरेटर में चला जाएगा जाकर के +13 हो जाएगा। दैट इज अब यह 23.04 डिवाइडेड बाई 48.23 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -13, तो 10 टू द पावर -13 तो न्यूमरेटर में जाकर +13 हो जाएगा। एंड 23 इसे लिख सकते हैं हम 2304 अपॉन 4823। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बोथ में 2 प्लेस पर डिसमल है, तो डिसमल तो कैंसिल हो गया, देयरफॉर क्या हो गया √2304 अपॉन 4823 मल्टीप्लाइड बाई ऊपर जाके पावर कितना हो जाएगा 10 टू पावर +13 में से 10 अलग हम कर लें तो +10 टू पावर +12 होगा, एंड 10 से मल्टीप्लाई करना है इसमें 2304 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23040 अपॉन 48323 डिनोमिनेटर में होगा, एंड न्यूमरेटर में पावर कितना हो जाएगा 10 टू पावर 10 टू पावर +13 हो जाएगा -13 से न्यूमरेटर में जाकर के उसमें से 10 टू पावर 13 में से 10 अलग करके मल्टीप्लाई कर दिए बगल के टर्म में 2304 में 10 से मल्टीप्लाई किया तो 23040 अपॉन 4823 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 12, 10 टू पावर 12 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10 टू पावर 6 हो जाएगा, एंड 23040 में 4823 से डिवाइड करेंगे तो यह कितना होगा √4.7, सो इट इज नाउ √4.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर +12 स्क्वायर रूट के अंदर में है तो उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा 10 टू पावर 6 हो जाएगा, तो 10 टू पावर 6 को बाहर कर लिया जाए तो √4.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 6 एंड 4.6 का स्क्वायर रूट करने पर माने √4.6 का √4.7 4.7 का जो वैल्यू होगा 23040 में 4823 से डिवाइड करने के बाद हम ऑब्टेन करेंगे कितना 4.7, तो √4.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर √4.7 एंड अब स्क्वायर रूट के बाहर 10 टू पावर 6 हो गया, 10 टू पावर 12 का स्क्वायर रूट, एंड 4.6 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2.2, तो आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। यह आंसर हो गया स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ H एटम हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट बोर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉन की जो चाल होगी v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फाइनल आंसर 2.2 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी हैव टू सॉल्व द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो which is problem number 10, and problem 10 is based on the formula of motion in a vertical circle, motion of a body in a vertical circle connected to a string, that is a case of non-uniform circular motion. Problem 10 is a stone is fastened to one end of a string and is whirled in a vertical circle of radius R. Find the minimum speed the stone can have at the highest point of the circle. एक स्टोन है, पत्थर है, जिसे एक स्ट्रिंग से कनेक्ट एक इंच से कनेक्ट कर किया गया है। उस स्टोन को किसी स्ट्रिंग के एक इंच से कनेक्ट किया गया है एंड दूसरे इंड को पकड़कर उसे उस स्ट्रिंग के दूसरे इंड को
पकड़कर उसे स्टोन को वर्टिकल सर्किल में, आर रेडियस के वर्टिकल सर्किल में रोटेट कराया जाता है। तो उस वर्टिकल सर्किल के हाईएस्ट पॉइंट पर उस स्टोन का अधिकतम स्पीड कितना होगा, मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, उसे मालूम करना है। फाइंड द मिनिमम स्पीड द स्टोन कैन हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्किल। तो उस वर्टिकल सर्किल के हाईएस्ट पॉइंट पर उस स्टोन का कितना मिनिमम स्पीड होगा, कितना मिनिमम स्पीड होगा जिससे कि वह हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए। सपोज किया जाए अपने लोएस्ट पोजीशन से स्टार्ट करके, तो उस स्पीड को मालूम करना है। तो हम लोग जानते हैं कि इन केस ऑफ द मोशन in a vertical circle, tension in the string at any point of the vertical circle, say it is a vertical circle of radius capital R according to the given problem. And B is the highest point. B is the highest point, that is top position of the vertical circle, जहां पर मिनिमम स्पीड मालूम करना है स्टोन का। फाइंड द मिनिमम स्पीड द स्टोन कैन हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्किल। हाईएस्ट पॉइंट बी है, लोएस्ट पॉइंट डी है। तो किसी पॉइंट एनी पॉइंट बी पर हम सपोज कर लिया जाए, एनी पॉइंट बी है जो वर्टिकल जो डायरेक्शन है ए बी, जो वर्टिकल लाइन है ए बी या वर्टिकल डायमीटर है। सपोज किया जाए स्टोन लोएस्ट पोजीशन से रोटेट करना शुरू हुआ, स्टोन का मास m है ए पोजीशन से, एंड उसके बाद ए मतलब ए बी जो लाइन है वर्टिकल लाइन, वहां से पी पोजीशन पर चला गया। तो इसमें टेंशन काम करेगा, स्ट्रिंग में टेंशन किधर काम करेगा, मतलब फिक्स इंड की ओर। वह फिक्स इंड कहां पर है, मतलब स्ट्रिंग के दूसरे इंड को फिक्स करके उस स्टोन को वर्टिकल सर्किल में रोटेट कराया जाता है। तो जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में वह फिक्स पॉइंट मतलब उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर काम करेगा, जहां उस स्ट्रिंग का एक इंड अदर इंड को रखा गया है, पकड़ करके अदर इंड को स्टोन मतलब स्ट्रिंग के दूसरे इंड को पकड़ करके उसे रेस्ट में रख करके एंड स्टोन को रोटेट कराया गया है। तो टेंशन काम किया सेंटर की ओर ओ की तरफ, वेट काम करेगा इस स्टोन का mg डाउनवर्ड, एंड वेट का जो एक कंपोनेंट होगा, वेट का कंपोनेंट कौन होगा, mg cos थीटा, ये कंपोनेंट होगा वेट का, जो कि टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा। एंड सपोज किया जाए कि स्पीड जो है पी पॉइंट पर, एनी पॉइंट पी पर जो स्पीड है वो कितना है, v है, स्टोन का स्पीड v है। तो इसका जनरल इक्वेशन हो जाएगा एट एनी पॉइंट p टेंशन रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, हियर द बॉडी इज अ स्टोन, t minus mg cos थीटा, t minus mg cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा t minus mg cos थीटा, वह स्टोन को सर्किल पर घूमने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट बी पर टेंशन किधर काम करेगा, हाईएस्ट पॉइंट बी है यहाँ पर वर्टिकल सर्किल का, तो हाईएस्ट पॉइंट पर बी पर जो टेंशन है वह किधर काम करेगा, डाउनवर्ड ही काम करेगा। वेट भी किधर काम करेगा, वह भी डाउनवर्ड काम करेगा। टेंशन भी और वेट भी दोनों जो है हाईएस्ट पॉइंट पर टी भी एंड वेट दोनों काम करेंगे इनवर्ड, एंड बॉडी को ऊपर की ओर जाना है, बॉडी को ऊपर की ओर जाना है। तो टेंशन जो होगा हाईएस्ट पोजीशन पर वह क्या होगा, टेंशन हाईएस्ट पोजीशन पर क्या करेगा, टेंशन क्योंकि डाउनवर्ड काम कर रहा है, सेंटर की ओर काम कर रहा है, वेट भी डाउनवर्ड काम कर रहा है। तो टेंशन स्टोन को वर्टिकल सर्किल में ऊपर की ओर जाने का क्या करेगा, टॉप पर जाने का अपोज करेगा। इसलिए अगर स्टोन को टॉप पर मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर, वर्टिकल सर्किल के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचना है, तो टेंशन का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि टेंशन नीचे की ओर काम कर रहा है, मोशन जो है ऊपर की ओर है वर्टिकल सर्किल पर स्टोन का, तो टेंशन को मिनिमम होना चाहिए। तो टेंशन को हमको जीरो पुट करना होगा, मिनिमम मतलब टेंशन का वैल्यू जीरो पुट कर दिया जाए तो उस सिचुएशन में
वह स्टोन वर्टिकल सर्किल के लोएस्ट पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंच सकता है। तो उस स्पीड को मालूम करना है। तो मैक्सिमम पोजीशन पर स्पीड को v2 मान लिया जाए, मिनिमम पोजीशन पर जो स्पीड है, मतलब मिनिमम का मतलब लोएस्ट पोजीशन पर एंड बॉटम पोजीशन ऑफ द वर्टिकल सर्किल, तो स्पीड v1 है एंड टॉप पोजीशन पर v2 मान लिया जाए, टेंशन वहां c2 मान लिया जाए हाईएस्ट पोजीशन पर। तो टेंशन का वैल्यू, ये तो जनरल एक्सप्रेशन हो गया, टी रिजल्टेंट फोर्स का T माइनस mg sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r वर्टिकल सर्किल के किसी पॉइंट P पर जब मोशन जो है स्टोन का मोशन, ऑब्जेक्ट का मोशन उसके वर्टिकल सर्किल के बॉटम से स्टार्ट होता है उस पोजीशन में। तो इस इक्वेशन में मतलब हाईएस्ट मतलब बी पर हाईएस्ट मतलब मिनिमम स्पीड के लिए, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल सर्किल का हाईएस्ट पॉइंट बी है, वहां पर मिनिमम स्पीड के लिए वो स्पीड क्रिटिकल स्पीड कहलाता है, जिससे कि बॉडी वहां पहुंच सके। तो टेंशन को क्या करना होगा, इस इक्वेशन में 0 पुट करना होगा। तो पुटिंग टी इक्वल टू 0, पुटिंग टेंशन का वैल्यू 0 पुट कर दिया जाए एंड स्पीड जो होगा हाईएस्ट पोजीशन पर v के जगह v2 पुट कर दिया जाए, v इक्वल टू v2 एंड थीटा का जो वैल्यू होगा उसको 180 डिग्री पाई रेडियन। क्योंकि सपोज किया जाए कि स्टोन वर्टिकल सर्किल के बॉटम पोजीशन ए से रोटेट करना शुरू किया है एंड यहाँ से थीटा एंगल से रोटेट करने पर कोई पोजीशन वर्टिकल सर्किल का पी है, जहां पर हमने इक्वेशन जनरल इक्वेशन यहाँ पर ऑब्टेन किया था T माइनस mg cos थीटा, जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा स्टोन पर, वह प्रोवाइड करेगा सेंटीपीटल फोर्स, जिससे कि स्टोन वर्टिकल सर्किल में मोशन करता रहेगा। तो वह T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो टेंशन को 0 पुट करना होगा, टेंशन का वैल्यू T बराबर T2 0 यहाँ पर जब तक नहीं होगा तब तक जो है वह ऑब्जेक्ट सर्कुलर वर्टिकल सर्किल के बॉटम पोजीशन लोएस्ट पोजीशन ए से हाईएस्ट पोजीशन बी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो T बराबर T2 बराबर 0 पुट कर दिया हमने, टेंशन शुड बी मिनिमम 0 हो गया, v इक्वल टू v2 एंड थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। लोएस्ट पोजीशन ए से हाईएस्ट पोजीशन बी पर पहुंचेगा स्टोन, तो थीटा कितना हो जाएगा, लोएस्ट पोजीशन से अगर मोशन स्टार्ट हुआ है तो 180 डिग्री। तो इस इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो टेंशन तो 0 ही हो गया, 0 माइनस इन इक्वेशन 1 पुट करना है, इन इक्वेशन 1 कितना हो गया, T के जगह 0 माइनस mg cos 180 डिग्री बराबर m v2 स्क्वायर, v के जगह v2 पुट कर दिया, हाईएस्ट पोजीशन पर मिनिमम स्पीड स्टोन का एंड रेडियस ऑफ द सर्किल कितना है, r है, कैपिटल R दिया हुआ है। रेडियस ऑफ द सर्किल कितने के बराबर होगा, स्ट्रिंग के लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार अब हमारा रिजल्ट आ जाएगा cos 180 डिग्री माइनस 1, 0 माइनस mg cos 180 cos 180 माइनस 1 cos 180 डिग्री माइनस 1, माइनस mg इंटू माइनस 1 दैट इज mg। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा mg, राइट हैंड साइड में m v2 स्क्वायर अपॉन r रेडियस ऑफ द वर्टिकल सर्किल विच इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। वर्टिकल सर्किल का रेडियस त्रिज्या कितने के बराबर होगा, जितना कि स्ट्रिंग का लेंथ होगा, डोरी की लंबाई होगी उतना ही रेडियस होगा। तो देयरफॉर वी हैव नाउ mg 0 माइनस mg इंटू cos 180 डिग्री, cos 180 माइनस 1, तो माइनस mg इंटू माइनस 1 दैट इज प्लस mg। तो LHS में हो जाएगा प्लस mg अब इक्वल्स टू टेंशन 0 हो गया इक्वल टू m कैपिटल M v2 स्क्वायर अपॉन कैपिटल R, m से m कैंसिल हो गया, therefore v2 square equals to capital R into g, small g is the acceleration due to gravity, therefore v2 is the minimum speed of the stone at the highest position of the vertical circle which is also called critical speed। जितने मिनिमम स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट स्टोन है, वह वर्टिकल सर्किल के लोएस्ट पोजीशन से हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच जाए तो टेंशन मिनिमम होना चाहिए, इसलिए हमने टेंशन टी का वैल्यू क्या पुट किया था, कितना 0 पुट किया था एंड जो स्पीड होगा मिनिमम स्पीड उसको क्रिटिकल स्पीड कहा जाता है। सो v2 इज इक्वल टू vc, क्रिटिकल स्पीड का सिंबल v सफिक्स में c देकर इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू जी, रूट अंडर आर जी, और इट कैन बी रिटन एज रूट अंडर जी आर, स्मॉल जी को पहले लिख रहे हैं, कैपिटल R को बाद में। यह आंसर हो गया v2 is equal to vc, v2 is the speed of the stone at the highest position, highest point of the vertical circle and which is also called critical speed।
So it is also denoted by the symbol Vc. So answer is V2 is equal to Vc equals to root under a small g into capital R. This is the answer of this problem. That is problem number. यह प्रॉब्लम कौन है? 10 है. जो लास्ट प्रॉब्लम है 10. यह 10 प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम 10. यह प्रॉब्लम 10 है. 1 0 0 छूट गया था, मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया होगा. 9 के बाद 10. तो इस प्रकार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया गया, प्रॉब्लम 10 का. तो इस आज की इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 7 सर्कुलर मोशन के एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम 6 to 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन किया गया. उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा. इस वीडियो में इतना ही. Now this video is completed. Thanks all of you for watching my YouTube channel and also my physics live classes.